राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लेकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जिसमें हम लोग इन चीजों को अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारक जरूर होगा जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को एक गैस चेंबर में बदल करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की एक स्थिति पैदा कर दी जाती है। और मुझे लगता है कि उन चीजों के बारे में हम सबको आज समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा कि हमें सन 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम। पिछले 10 वर्ष में इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। आपने देखा होगा, पहले नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगती थी, हैलोजन लगते थे, वो ऊर्जा भी ज्यादा लेती थी, आवाज भी करती थी और कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा करती थी। कहीं लाल लाइट लग जाती थी, कहीं पीली लाइट लग जाती थी, कहीं पर किसी अन्य कलर की लगती थी और ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती थी। उसमें कीड़े मकोड़े भी आते थे, वे जलते रहते थे, उनसे भी आपने देखा होगा कितनी बदबू, उसके सामने उसके नीचे कोई खड़ा हो जाए बहुत बदबू होती थी। लेकिन हम लोगों ने 2017 में प्रदेश भर से 16 लाख हैलोजन लाइट को हटा करके उसकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि पैसा हमने एक भी खर्च नहीं किया। हमने ईएसएल को ये जिम्मेदारी दी कि वह ये जितने भी हैलोजन हैं इनको हटा करके इनकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा ले और इसको 7 वर्ष तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी वो ले। पैसा हम नहीं देंगे, एनर्जी में जितनी बचत होगी उसका जो डिफरेंस होगा उसको आप ले लीजिए। और वे सहमत हुए। उन्होंने सभी 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट हटाकर एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली हैलोजन हटा करके। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे नगर निकायों में प्रदेश के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष बचत होती है इसके कारण। यानी जो पैसा हम केवल ऐसे वेस्ट कर दे रहे थे, जिसकी कोई कीमत नहीं होती थी, जिसको हम ये मान करके चलते थे कि चाहे पैसा सरकार दे या बिजली कंपनियों पर इसका बोझ पड़े, और बिजली कंपनी कहां से देंगे, वो भी सरकार को ही उसके कर्ज को चुकाना पड़ता है। या आप एक ईमानदार करदाता को मजबूर कर देते हैं, जो टैक्स पेयर है उसका शोषण कर रहे हैं इसके माध्यम से कि ज्यादा पैसा आप उससे वसूल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग होता था। आज कम से कम नगर निकाय इस 1000 करोड़ रुपए की का उपयोग, इसका सदुपयोग अन्य सुविधाओं को देने में कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर सुविधाएं देने में कर सकते हैं। एक प्रयास वहां से प्रारंभ हुआ था। और इसके उपरांत हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी का अक्सर स्वच्छता में बहुत जोर होता था। आपने पहली बार देखा होगा, देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। पहली बार आपने देखा होगा तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी कहीं आते थे तो उनके चौपर के लैंड होने के साथ ही अगर आप कितनी भी सफाई कर लेंगे तो सफाई उसी समय सबके चेहरे को बेनकाब कर देती थी, क्योंकि जैसे चौपर लैंड करता था उसके साथ प्लास्टिक का कूड़ा अगल बगल इतना गिर जाता था कि कितनी भी सफाई करेंगे तो आपके पूरे उसको वहां पे पर्दाभास कर देता था। तो मैंने 4-5 जगह देखा कि हमारे स्थानीय स्तर पर प्रशासन कहता था, साहब
अच्छा है, साफ सफाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक जैसे उनके 3 हेलीकॉप्टर लैंड करते थे उसके साथ पूरा कूड़ा अगल बगल जम जाता था। तो मैंने तय किया कि भाई प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बैन करना है। हमने 2018 में मैंने बैठक की, कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंगाया, तो कैबिनेट के हमारे बहुत सारे साथी पहले कहने लगे नहीं साहब बैन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने 3 महीने के लिए स्थगित किया, फिर 3 महीने के बाद फिर आया, फिर वही बातचीत हुई। मैंने इस बार जबरदस्ती उस प्रस्ताव को पास कराया। मैंने कहा नहीं, ये पास होना है, और मैंने कहा इससे नए रोजगार के भी सृजन होंगे। इस दौरान हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम एक लागू करने की तैयारी कर ली थी, जिसके अंतर्गत माटी कला बोर्ड के माध्यम से जो लोग मिट्टी के बर्तन बना सकते थे उनको हम लोगों ने कहा भी इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक हम देंगे। ये जो मैनुअल बर्तन बनाते हैं, तो मैनुअल बर्तन बनाने में इनको बहुत होगा, एक व्यक्ति एक दिन में 50 से 60 बना पाता है, लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक देंगे तो ये 400 से 500 बर्तन बना पाएंगे। मिट्टी हम फ्री देंगे, और मिट्टी के बर्तन का दाम उतना रखेंगे जो एक प्लास्टिक के कप, गिलास या प्लेट के बराबर उसकी कीमत हो पाएगी। और परिणाम क्या रहा, वह उसको कंपटीशन करने लग गया। आज आप देखते होंगे किसी भी शहर में आप जाएंगे, और ठीक है कहीं पे कोई निकम्मा बोर्ड है तो अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः आपको स्वच्छता नजर आएगी, और प्लास्टिक कूड़े से लोगों को मुक्ति मिली है। प्लास्टिक कूड़े से मुक्त मिली है तो मैं गोरखपुर सिटी में ही देखता हूं इस चीज को। 2017 के पहले 1 घंटे अगर बरसात पड़ती थी तो सिटी में 3 से 4 फीट तक वाटर लॉगिंग होती थी। हमने 2017 में यहां के प्रशासन से कहा कि भाई देखो अपने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करो। इसके बाद 18 में थोड़ा प्रयास हुआ, अच्छे परिणाम आए। 19 में और अच्छे परिणाम आए, और 2020 में हमने जब प्लास्टिक को पूरी तरह हम बैन कर चुके थे, उसको लागू कर चुके थे, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर चुके थे। एक दिन की स्थिति है जब लगातार 12 घंटे तक बरसात पड़ती रही। संजोग था कि मैं भी उस दिन गोरखपुर में था, और जैसे ही बरसात बंद हुई मैं सिटी में निकला, मुझे कहीं भी वाटर लॉगिंग पूरी सिटी के अंदर नहीं मिला था। अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर की समस्या का समाधान भी हमें उस दिन मिल गया कि इसका कारक भी कोई बाहरी नहीं है, वह कारक भी हमारी स्वयं का लोभ है, जो हम प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए उसे फेंक देते हैं, वही उसका कारण बनता है, लोग तबाह होते हैं। ऐसे ही अन्य बहुत सारे कारण हैं जो एयर क्वालिटी को कहीं ना कहीं खराब करते थे। जिन कारकों को हम लोगों ने यहां पर देखा होगा, आपने देखा होगा एकला बंधे पर जो बायो रेमेडिएशन की पद्धति को अपना करके इन्होंने कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की है। ऐसे ही एनजीटी गोरखपुर नगर निगम पे बराबर फाइन करता था, और फाइन इस बात को लेकर करता था कि यहाँ का पूरा ड्रेनेज राप्ती नदी में गिरता था। मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा एसटीपी लगाएंगे, 110 करोड़ रुपए का ये लोग प्रस्ताव भेजे थे। तो मैंने कहा एक लगता है एक आदत हो चुकी थी लोगों की कि कोई स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ये पैसा क्या दहेज का पैसा है क्या, कि आप लोग जाते हैं प्रस्ताव अपना भेजते हैं, कोई देसी पद्धति अपनाओ, और देसी पद्धति अपना करके लोगों के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करो। और मुझे अच्छा लगा कि अभी वो और भी रिफाइंड हो सकता है जो पद्धति इन्होंने बनाई। हमने कहा भी पंजाब के अंदर अगर वहां पर एक संत के द्वारा एक पद्धति अपना करके एक नदी की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो आप भी देसी पद्धति पर उस कार्य को आगे बढ़ाइए। और पुराने समय में यह होता था कि जल की शुद्धि के लिए भी अलग अलग मानक तय कर दिए जाते थे।
यहां ईंट होता है, हमने कहा ईंट का झावा लगाइए, मोटा जो बोल्डर होते हैं उसको रखिए, उसके बाद दूसरा लेयर उसका दीजिए, तीसरा मोटी गिट्टी का दीजिए, चौथा बालू का दे दीजिए। और नगर निगम ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था? जो बीओडी लेवल, जो बीओडी पहले जो ड्रेनेज का था, वहां पर वाटर की जो क्वालिटी थी, जो बीओडी लेवल था 350 के आसपास था। लेकिन जब वही राप्ती नदी में इस प्रोसेस से जा रहा है तो वह 8 से 10 के बीच में अंत में चौथे स्टेज में उसको देख सकते हैं, क्लीन वाटर के रूप में आप उसको देख सकते हैं।